देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार का भूगोल यानी बिहार ज्योग्राफी से क्वेश्चन। आप सभी जानते हैं कि बिहार जीके आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें। और आज इस वीडियो में बिहार का भूगोल हम लोग एक नज़र में देखेंगे। और जिनका भी एग्ज़ाम है, बिहार पुलिस का हो, बिहार मद्य निषेध का हो या बिहार दरोगा का हो, उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बिहार के भूगोल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी आपको इस वीडियो में क्लियर करवा देंगे। तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग अक्षांशीय बिहार का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। और बिहार की जो भूगोल की आकृति है वो आयताकार है। क्षेत्रफल बिहार की 94,163 किलोमीटर है। यह बिहार दरोगा में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। लंबाई की बात करें उत्तर से दक्षिण तो 345 किलोमीटर है, और चौड़ाई की बात करें तो पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर है। ये जो भी हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि बिहार के भूगोल की जानकारी हम लोग ले रहे हैं। औसत ऊंचाई समुद्र तट से बात करें तो 52.73 मीटर है। सीमाएं देख लीजिए, उत्तर में नेपाल है। अगर बिहार की हम लोग चौहद्दी की बात करें तो उत्तर में नेपाल है जो 7 जिलों से सीमा बनाती है। दक्षिण में झारखंड है जो 9 जिलों से। पूर्व में पश्चिम बंगाल है जो 3 जिलों से सीमाएं बनाती है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है जो 7 जिलों से सीमाएं बनाती है। बिहार की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी है। औसत वर्षा की बात करें तो 112 सेंटीमीटर होता है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र 56,94,642 हेक्टेयर यानी 60.48%। और गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि की बात करें तो 16,35,467 हेक्टेयर यानी 17.37%। ऊसर या गैर कृषि योग्य भूमि की बात करें तो 4,36,503 हेक्टेयर यानी 4.64%। और अस्थायी चारागाह की बात करें तो 18,356 हेक्टेयर यानी 0.9%। वही बिहार की विविध पेड़ व बगीचा की बात करें तो 2,30,286 हेक्टेयर में पेड़ व बगीचा है, यानी 2.45% बिहार का जो है भूमि का हिस्सा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की बात करें बिहार का तो 64.41 लाख हेक्टेयर जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है बिहार में। ये सभी हम लोग बिहार के बारे में, बिहार का भूगोलीय जो संरचना है उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। अब देखिए बिहार की संरचना व उनका विस्तार। धरवारा चट्टान गया, नवादा, जमुई, मुंगेर, बांका में पाया जाता है धरवारा चट्टान। विंध्य समूह की चट्टानें कैमूर, रोहतास में पाई जाती है। टर्शियरी चट्टानें पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि टर्शियरी चट्टानें किस जिले में पाई जाती है, तो पश्चिमी चंपारण में। क्वार्टरनरी काल की चट्टानें जो है गंगा के मैदान भागों में पाया जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बिहार में हम लोग वन की बात करें तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। आप सभी जानते हैं बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कुल वन क्षेत्रफल की बात करें तो 7,288 वर्ग किलोमीटर है। वन का क्षेत्रफल प्रतिशत में 7.74% है। अति सघन वन क्षेत्र की बात करें तो 248 वर्ग किलोमीटर है। राज्य में संरक्षित वन क्षेत्र की बात करें तो 3208.47 वर्ग किलोमीटर है। राज्य में गैर संरक्षित वन क्षेत्र की बात करें तो 76.3 वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय पार्क एक है वाल्मीकि नगर उद्यान जो है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान बिहार में मात्र एक ही राष्ट्रीय पार्क है। वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में 11 है। क्वेश्चन पूछे कि बिहार में वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है, तो 11 है। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कैमूर पश्चिम चंपारण है। अगर क्वेश्चन पूछे कि बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो कैमूर यानी पश्चिमी चंपारण है। बिहार में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला शिवहर है और शेखपुरा है। बिहार में वन के प्रकार कितने हैं, तो बिहार में 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं, आर्द्र पर्णपाती व शुष्क पर्णपाती वन। ये क्वेश्चन कतई जहर है कि बिहार में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, 2 प्रकार के पाए जाते हैं, आर्द्र पर्णपाती व शुष्क पर्णपाती वन। आगे देखिए, आर्द्र पर्णपाती वन के वृक्ष
कौन से हैं? तो शीशम है, सेलम है, साल है, खैर है। शीशम जिसे हम लोग बिहारी भाषा में शीशो कहते हैं। शुष्क पर्णपाती वन के वृक्ष की बात करें तो महुआ है, आम है, कटहल है, जामुन है। तो ये देखिए बिहार में 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं और दोनों प्रकार के वन में कैसे वृक्ष होते हैं ये आपको हम बता दिए। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। बिहार के प्रमुख अभ्यारण्य व संबंधित जिले, देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिमी चंपारण में है, वाल्मीकि आश्रयानी पश्चिमी चंपारण में है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है, भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर में है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है, कैमूर अभ्यारण्य रोहतास में है, बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। अगर क्वेश्चन पूछे कि बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कहाँ है तो रोहतास में है कैमूर अभ्यारण्य। पंत अभ्यारण्य नालंदा में है, परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में है, कांवर पक्षी विहार बेगूसराय में है, कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में है, गोगा बिल पक्षी विहार कटिहार में है, नागी डैम व नकटी डैम पक्षी विहार जमुई में है, सुहियान पक्षी विहार भोजपुर में है, और संजय गांधी जैविक उद्यान जो है पटना में है, और हरिया बारा हिरन पार्क अररिया में है। तो आप किस ज़िले से हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस ज़िले से हैं और आपके ज़िले में कौन कौन से जो है अभ्यारण्य है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो आपको याद हो जाएगा। आगे देखिए बिहार में सिंचाई की हम लोग बात करें तो कुल सिंचित क्षेत्र जो है 45,50,244 हेक्टेयर है, यानी प्रतिशत में 48.33% हो जाएगा। सिंचाई के बिहार में सिंचाई के जो मुख्य स्रोत हैं नलकूप हैं, नहरें हैं, तालाब है, कुआं है, जलमग्न गड्ढे हैं जिसे पोखर भी हम लोग कहते हैं। नलकूप द्वारा सिंचित भूमि का प्रतिशत 55.4% है, नहर द्वारा सिंचित भूमि का प्रतिशत 34% है, तालाब द्वारा सिंचित भूमि का प्रतिशत 3.2% है, कुआं द्वारा सिंचित भूमि का प्रतिशत 0.5% है, और अन्य साधनों द्वारा सिंचित भूमि का प्रतिशत 6.5% है। बृहद सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है? तो 10,000 हेक्टेयर से अधिक। और मध्यम सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है? 2,000 से 10,000 हेक्टेयर। और आगे देख लीजिए, आगे अगर हम लोग बात करें तो लघु सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है? 2,000 हेक्टेयर से कम। सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला शेखपुरा है और न्यूनतम सिंचित भूमि वाला जिला जमुई है। नहर सिंचाई में अग्रणी जिला रोहतास और पश्चिमी चंपारण है। नहर द्वारा न्यूनतम सिंचाई वाले जिला मुजफ्फरपुर वैशाली है। अगर हम लोग बिहार के प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं एवं नहरें की बात करें तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो आप सभी मन लगा के देखिएगा और एक बार नहीं 2 बार देखिएगा ताकि बिहार जीके आपका पूरा कंप्लीट हो सके। देखिए पहले हम लोग सोन बहुउद्देशीय परियोजना की बात करेंगे। तो देखिए सोन बहुउद्देशीय परियोजना 1874 में इसका जो है सोन बहुउद्देशीय परियोजना का गठन 1874 में इसको बनाया जाता है। प्रमुख नहरें हैं पूर्वी सोन नहर जो औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद में है, और पश्चिमी सोन नहर जो आरा, बक्सर, रोहतास में है। दूसरा है गंडक परियोजना जो 76 पोस्ट मध्य निषेध में पूछा गया है। गंडक परियोजना को त्रिवेणी परियोजना भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी और मुख्य बांध वाल्मीकि नगर डैम है। अगर बिहार में बाढ़ आता है तो वाल्मीकि नगर डैम से ही नेपाल जो है पानी छोड़ता है, जिससे बिहार में बाढ़ आ जाता है। मुख्य नहरें पश्चिम नहर की बात करें तो गोपालगंज, सारण, बिहार, और पूर्वी नहर या तिरहुत नहर की बात करें तो पश्चिमी या पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली। जब नेपाल में बारिश होती है तो वाल्मीकि नगर ब्राज से पानी छोड़ता है तो गोपालगंज, सारण, सिवान में बाढ़ आ जाता है, और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली में बाढ़ आ जाता है। 3 नंबर है कोसी बहुउद्देशीय परियोजना 1954-55 में इसकी जो है बनाया गया था। मुख्य बांध हनुमान नगर बांध है और मुख्य नहरें पूर्व कोसी नहर है, पूर्णिया, अररिया, और कोसी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। तो ये तीनों याद रखिएगा। एक सोन बहुउद्देशीय परियोजना 1874, दूसरा गंडक परियोजना त्रिवेणी परियोजना 1904, और तीसरा कोसी बहुउद्देशीय परियोजना 1954 से 55। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक देखने को मिलेगा। आगे देखिए बिहार की नवीनतम सिंचाई परियोजना एवं संबंधित जिले। अगर हम लोग बात करें बरनाल जलाशय योजना को तो भागलपुर, जमुई में है। उत्तर कोयल जलाशय योजना गया, औरंगाबाद में सिंचाई का काम किया जाता है। पुनपुन बैराज योजना से औरंगाबाद, गया, पटना, जहानाबाद में सिंचाई का काम किया जाता है। बटेश्वरनाथ पंप नहर योजना भागलपुर में है। जमनिया पंप नहर योजना कैमूर में है। अपर क्यूल जलाशय योजना मुंगेर, लखीसराय में है।
तिलैया डायवर्सन योजना गया नवादा में है। दुर्गावती जलाशय योजना रोहतास कैमूर में है। बटाने जलाशय योजना औरंगाबाद में है। बागमती परियोजना सीतामढ़ी में है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा नहर योजना जो है आपके ज़िले में है, ताकि आपको अपने ज़िले की नहर योजना याद हो सके। बिहार की नदियाँ और उद्गम स्थल की अब हम लोग बात करेंगे कि बिहार की कौन कौन सी नदियाँ हैं और उसका उद्गम स्थल क्या है। तो देखिए, गंगा का गंगोत्री है, घाघरा व सरयू का मंच पांचुंगू तिब्बत में है। गंडक का सप्त गंडकी नेपाल में है। बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल सोमेश्वर की श्रेणी में है। बागमती की उद्गम स्थल महाभारत श्रेणी नेपाल में है। कमला का जो है वह भी महाभारत श्रेणी नेपाल में है। कोसी की उद्गम स्थल सप्त कौशिकी है नेपाल में। महानंदा का मकलायदीराम दार्जिलिंग में है। और कर्मनाशा का उद्गम स्थल विंध्याचल की पहाड़िया है। सोन का जो उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़िया है। पुनपुन का उद्गम स्थल चौराहा पहाड़ी पलामू में है। फल्गु नदी का उद्गम स्थल हजारीबाग पठार में है। पंचानेर नदी का उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर में है। सकरी का उत्तरी छोटा नागपुर में है। अजय का बाटपर चकाई जमुई में है। अब हम लोग बात करते हैं बिहार के जलप्रपात के बारे में कि कौन सा जलप्रपात बिहार में है, किस नदी पर है, किस जिले में है, स्थिति उसकी क्या है, ऊंचाई कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग दुर्गावती जलप्रपात की बात करते हैं। दुर्गावती जलप्रपात दुर्गावती नदी पर है, ऊंचाई 300 है और स्थिति रोहतास में है। काकोलत जलप्रपात कर्मनाशा नदी पर है, 160 ऊंचाई है, 160 मीटर और काकोलत पठार पर स्थित है जो नवादा में है। वही अगर हम लोग बात करें सुखलहरी जलप्रपात की, जो कन्हर नदी पर है, 100 मीटर ऊंचाई है, उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर है। तामासीन जलप्रपात महाने नदी पर है, 50 मीटर ऊंचाई है, बिहार झारखंड की सीमा पर है। वही अगर हम लोग बात करें धुआं कुंड जलप्रपात तो कावो नदी पर है, इसकी ऊंचाई ज्ञात नहीं है और यह ताराचंडी सासाराम में है। तो विभिन्न जलप्रपात जो थे वो आपको करवा दिया। अब हम लोग देखते हैं बिहार के प्रमुख झरने, जलकुंड और उनके उद्गम स्थल। देखिए, आज का क्वेश्चन जो बिहार है, बिहार का भूगोल है और बिहार के भूगोल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे वो सभी इसी वीडियो से बनेंगे। अतः आप सभी मन लगा के देखिए, PDF इसका टेलीग्राम पर हम जरूर दे देंगे। देखिए, सप्तधारा या सतघाघरा राजगीर में है। ब्रह्मकुंड राजगीर में है। ये देखिए, हम लोग झरना की बात कर रहे हैं, जलकुंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो सप्तधारा या सतकरघा का उद्गम स्थल राजगीर है। ब्रह्मकुंड का राजगीर है। सूर्यकुंड का राजगीर है। नानाकुंड का उद्गम स्थल राजगीर है। मखदुम कुंड झरना जो है राजगीर में है। गोमुख कुंड झरना राजगीर में है। लक्ष्मण कुंड मुंगेर में है। सीता कुंड मुंगेर में है। रामेश्वर कुंड मुंगेर में है। ऋषि कुंड मुंगेर में है। जनम कुंड मुंगेर में है। श्रृंगार ऋषि कुंड मुंगेर में है। भरारी कुंड मुंगेर में है और अगिन कुंड गया में है। तो ये सभी जो है झरना थे जी और उनका उद्गम स्थल था। अब बिहार की भौगोलिक संरचना की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले परिचय में जानेंगे। बिहार उत्तरी पूर्वी भारत एक भू अवस्थित राज्य है जिसका पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल तथा दक्षिण में झारखंड है। बिहार राज्य की आकृति लगभग आयताकार है जिसकी पूर्व से पश्चिम लंबाई 483 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 345 किलोमीटर है। ये पहले ही आपको बता दिए हैं। बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86वां भाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में इसका स्थान 13वां है तथा यह एक भू आवेशित प्रदेश है। समुद्र तल से इस राज्य की ऊंचाई 53 मीटर है तथा यह समुद्र से गंगा हुगली नदी मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। यह समुद्र तटीय क्षेत्र से बिहार की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। बिहार की भूगर्भिक संरचना देख लीजिए। बिहार की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन विभिन्न युगों में निर्मित चट्टानों के आधार पर किया जा सकता है। बिहार में पाई जाने वाली चट्टानों की 4 प्रमुख संरचनात्मक समूह में रखा गया है। पहला है धरवारा चट्टान। धरवारा चट्टान प्री कैम्बियन युग में बनी चट्टान है। बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग, मुंगेर के खड़गपुर की पहाड़ी, जमुई, नवादा, राजगीर, बिहार शरीफ इत्यादि स्थानों पर पाई जाती है तथा ये चट्टानें आयु में आर्मियन चट्टानों के समकक्ष है। स्लेट, कटजाइट, फिलाइट, सिस्ट आदि धरवार समूह की चट्टानें हैं। अब विंध्यन समूह की चट्टानें की बात करें तो प्री कैम्बियन युग की बनी है। ये चट्टानें सोन नदी के उत्तर रोहतास और कैमूर जिले में पाई जाती है।
इन चट्टानों से सीमेंट उद्योग को चूना पत्थर तथा गंधक के लिए पैराइट मिलता है। साथ ही इनका प्रयोग गृह निर्माण में भी किया जाता है। इन चट्टानों का प्रयोग मनेर की दरगाह, आगरा, दिल्ली, सासाराम और जयपुर के ऐतिहासिक भवनों और सारनाथ, रांची एवं अन्य स्थानों के बौद्ध स्तूपों में भी हुआ है। इन चट्टानों में बालू पत्थर, कार्टेजाइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर, कोल इत्यादि पाए जाते हैं। अब टर्शियरी चट्टान की बात करें तो टर्शियरी चट्टानें पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग, रामनगर, दून और सोमेश्वर श्रेणी, जो कि बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी का भाग है, में पाई जाती है। काटानरी चट्टानें की बात करें तो ये चट्टानें जलोढ़, बालू पत्थर, बाल, बंजरी, कांग्लोमरेट आदि से बनी हैं तथा इन चट्टानों का निर्माण प्लेस्टोसीन काल में हुआ था, जिनका निक्षेप शिवालिक के उत्थान के बाद इसके दक्षिण में बनी सिंधु गंगा द्रोणी में हुआ था। नदियों के इस निक्षेपण के कारण यहाँ एक मंद ढाल वाला है विशाल मैदान निर्माण हुआ, जिसे बिहार का मैदान कहा जाता है। अब आगे देख लीजिए, संपूर्ण बिहार के मैदानी भाग में जलोढ़ की गहराई एक समान नहीं है। गंगा की जलोढ़ की गहराई पहाड़ियों के निकट अपेक्षाकृत कम है, जबकि इसके पश्चिमी की ओर बढ़ने पर जलोढ़ की गहराई आधार शैलों पर 100 से लेकर 700 मीटर तक है। अगर डुमरावा, आरा, बिहटा और पुनपुन को एक रेखा से मिलाया जाए तो इसका समांतर स्थित हिज रेखा के समीप जलोढ़ की गहराई अकस्मात 300 से 350 मीटर से बढ़कर 700 मीटर हो जाएगी। बिहार का प्राकृतिक स्वरूप देख लीजिए। बिहार का प्राकृतिक स्वरूप में शिवालिक पर्वत श्रेणी के बारे में हम लोग बात करें तो शिवालिक पर्वत श्रेणी बिहार में है और यह बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तरी भाग में स्थित है। इसका विस्तार 932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तथा यह 250 से 280 मीटर ऊंचा है। स्थानीय उच्चावच के आधार पर इसे 3 उप विभागों में बांटा जाता है। एक है रामनगर की पहाड़ियाँ, तो बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तरी भाग में स्थित है। इसका विस्तार 932 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्र में है तथा यह 250 से 280 मीटर ऊंचा है। हरारा या दून की घाटी की बात करते हैं 214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 240 मीटर है और यह 22 किलोमीटर लंबी है तथा इस घाटी को हरारा नदी की घाटी भी कहा जाता है। अब देखिए सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी की अगर हम लोग बात करें तो इस श्रेणी का शेष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा के रूप में है। इसमें नदियों के प्रदन से अनेक दर्रे बने हैं, जैसे भिखनाथ ठोरी दर्रा, सोमेश्वर दर्रा, मरवाटा दर्रा आदि। इन्हीं दरों से बिहार और नेपाल के बीच में संपर्क बनता है। टर्शियरी काल में बनी इस श्रेणी में बालू पत्थर, चिक्का, कांग्लोमरेट आदि वलिक रूप में पाए जाते हैं तथा इसकी सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई 880 मीटर है। बिहार का मैदान देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में झारखंड के छोटा नागपुर की उत्तरी सीमा तथा फैला तथा इसका क्षेत्रफल 45,000 वर्ग किलोमीटर है। इस ढाल सर्वत्र एक समान एवं धीमा तथा इस समुद्र तल से ऊंचाई 60 मीटर से 120 मीटर के मध्य है, जबकि औसत गहराई 1000 मीटर से 1500 मीटर के मध्य है। गंगा नदी इस मैदान को 2 भागों में बांटती। आगे देखिए, नवीन जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तराई के दक्षिण में पाई जाने वाली इस मृदा का विस्तार सर्वाधिक पूर्णिया एवं सहरसा जिले में है। नवीन जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? पूर्णिया एवं सहरसा जिले में है तथा यह मृदा दरभंगा, मुजफ्फरपुर के क्षेत्रों में भी पाई जाती है। इस मिट्टी में चूना एवं क्षारीय तत्व नहीं पाया जाता तथा इसमें काफ़ी उर्वरा शक्ति पाई जाती है, जिसमें सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था करके धान, गेहूँ, जूट की फसल उगाई जा सकती है तथा यह मृदा गाढ़े भूरे रंग की काली होती है। अब देखिए दलदली तराई क्षेत्र की मृदा, क्योंकि मृदा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दलदली एवं तराई क्षेत्र की जो मृदा है पश्चिम चंपारण की पहाड़िया से लेकर पूर्व में किशनगंज तक फैला हुआ है और इस मृदा में सामान्य श्रेणी की उर्वरता पाई जाती है और इसका रंग हल्का भूरा होता है। बाल सुंदरी मृदा की बात करें तो ये नवीन जलोढ़ मिट्टी के बाद पूर्णिया के दक्षिण भाग से आरंभ होकर सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण तथा चंपारण जिले में मिलता है। इसमें जो है मक्का, ईख, धान, गेहूं तथा तंबाकू की खेती की जाती है। इसमें आम, लीची और केले के बागान भी पाए जाते हैं। गंगा के दक्षिणी मैदान की बात करें तो बलथर मृदा देख लीजिए, ये पश्चिमी सीमा पर जहाँ से छोटा नागपुर का पहाड़ी भाग प्रारंभ होता है वहाँ पाया जाता है और इसमें ज़्यादातर कुर्थी, जवारा, बाजरा इत्यादि मोटे अनाज जो है उगाए जाते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी की हम लोग बात करें तो यह हल्का जो है पीला एवं हल्का पीला रंग का होता है। यह रोहतास, औरंगाबाद, पटना, जहानाबाद, मुंगेर और भागलपुर में मिलता है और इसमें जो है अत्यधिक उर्वरा शक्ति पाई जाती है, इसलिए जो है इसमें फसल उगाना अच्छा कहा जाता है।
अब वही हम लोग बात करें तो ये देखिए मिट्टी से संबंधित सभी क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। बिहार में नदियाँ देख लीजिए। अगर नदियाँ की हम लोग बात करें तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ उत्तर बिहार की नदियाँ है और पठारों से निकलने वाली नदियाँ दक्षिणी बिहार की नदियाँ है। यानी बिहार में नदियों को दो भाग में बांटा गया है। अब हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन सी है, तो सरयू नदी है। सरयू नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है जिसकी लंबाई 1180 मीटर है और यह नेपाल से निकलता है और यह नदी सारण जिले के समीप बिहार में प्रवेश करती है। कमला नदी की बात करें तो ये इसकी जो यह जो है मिथिला की प्रसिद्ध नदी है कमला नदी और यह मिथिला होकर जयनगर की सीमा से बिहार में प्रवेश करती है। आगे देख लीजिए, आगे हम लोग नदी की बात करें तो ये आपका महानंदा नदी हो जाएगी। यह उत्तर बिहार के मैदान की सबसे छोटी पूर्वी नदी है जो कटिहार जिलों में पाई जाती है। गंडक नदी की हम लोग बात करें तो गंडक नदी सारण में आपका मुजफ्फरपुर हो गया, पश्चिमी चंपारण हो गया और यह जो है पटना के पास सोनपुर में जो है यह गंडक नदी का विस्तार है। आगे देख लीजिए बूढ़ी गंडक नदी का, तो ये जो है यह घिसक जाने के कारण इसकी बूढ़ी गंडक का नाम बूढ़ी गंडक क्यों पड़ा, तो गंडक नदी के पश्चिम में घिसक जाने के कारण परित्यक्त धारा बूढ़ी गंडक के नाम से जानी जाती है। समझे कि नहीं, तो बूढ़ी गंडक याद रखिएगा। गंगा नदी देख लीजिए, इसकी लंबाई टोटल 445 किलोमीटर है और यह घाघरा, गंडक, बागमती, कमला बलान, बूढ़ी गंगा, कोसी और महानंदा है और इसके साथ जो है धारा बनाती है गंगा नदी और इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। आगे देखिए बागमती नदी, तो बागमती नदी है नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। मात्र इसकी लंबाई 120 मीटर है। 120 मीटर मात्र लंबाई है और किलोमीटर है, 120 किलोमीटर इसकी लंबाई है और कोसी नदी जो है बिहार का शोक नदी भी कहलाती है। अब पठारों से निकलने वाली नदियाँ देख लीजिए। सोन नदी पठारों से निकलने वाली नदी है जिसका लंबाई 760 किलोमीटर है। देखिए जो इंपॉर्टेंट है वही आपको बता रहे हैं, नहीं तो ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अजय नदी पठारों से निकलती है। पुनपुन नदी भी पठारों से निकलती है और फल्गु नदी भी पठारों से निकलती है। कर्मसनासा नदी भी है जो पठारों से निकलती है। बिहार के जलप्रपात देख लीजिए। काकोकर जलप्रपात बिहार का जलप्रपात है, सब पहले ही करवा दिए हैं। करकट झरना बिहार के कैमूर जिले में है। तेलहारा झरना कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। मंझर कुंड जो है सासाराम में 4 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिए, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण जिले में है। 100 किलो यह बेतिया से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सभी जो है आपका जलप्रपात है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है, ये सभी हम आपको पहले ही कर दिए हैं। उदयपुर अभ्यारण्य है, सभी बिहार में पाए जाते हैं, तो ये सभी आपको पहले ही करवा दिए हैं। तो देखिए ये बिहार का भूगोल है। ये जो भी अभी हम आपको क्वेश्चन कराएं या बताएं, ये सभी बिहार के भूगोल है और बिहार का भूगोल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप नहीं जानते हैं बिहार के भूगोल के बारे में तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिहार के भूगोल से संबंधित बिहार मद्य निषेध के एग्ज़ाम में और बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बिहार का भूगोल जानना बहुत ही आवश्यक है। और बहुत जल्द बिहार के इतिहास का भी क्वेश्चन लाएंगे। बिहार का इतिहास, अगर आप बिहार के इतिहास का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि सर बिहार के इतिहास वाला वीडियो को लाइए और जल्दी लाइए, क्योंकि समय बहुत कम है, क्योंकि बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम होने वाला है। समझे कि नहीं? तो उम्मीद है आप सभी बातों को समझ गए होंगे और वीडियो को लाइक भी कर दिए होंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।